स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो अभी हाल ही में परीक्षा संपन्न हुई है। उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके कुछ नमूनों को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बन रहे हैं, तो पैटर्न क्या है और किस तरह से आप जो पढ़ रहे हैं वो आ रहा है या नहीं, उसके इर्द गिर्द किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं आपको वो आइडिया लग जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको किस प्रकार से पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आया था, विमर्शों के केंद्र में आग्रह है। ऑप्शन है स्वानुभूति का, समानुभूति का, सहानुभूति का, परानुभूति का। तो जो विमर्शों की उत्पत्ति हुई, विमर्शों का चलन बढ़ा, उसमें जोर दिया गया स्वानुभूति का, यानी कि जो स्व की अनुभूति होगी, हमारी खुद की अनुभूति होगी, जो स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, उसमें ये कहा गया कि किसी की समानुभूति का या किसी की सहानुभूति का या परानुभूति की हमें आवश्यकता नहीं। हमारी जो स्वानुभूति, खुद की अनुभूतियाँ हैं, हमारी विमर्शों के लिए, हमारी जातीयता के लिए, हमारे जेंडर के लिए, वो ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वही हमारे लिए महत्व रखती हैं। तो विमर्शों के केंद्र में स्वानुभूति का आग्रह है, इसे ध्यान रखिए, ये पूछा गया था। अब इसमें देखिए कि आप अगर बोलियों और भाषाओं से पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या पूछा गया है कि प्राकृत और उसके केंद्र का कौन सा युग्म सही है, आपको ये तलाशना है। शौरसेनी कोसल दिया है, महाराष्ट्री मगध दिया है, अर्धमागधी विदर्भ दिया है, पैशाची सिंध। कौन सा सही है, यानी 3 गलत होगा, कोई एक सही होगा। अब इसे अगर हम ध्यान से देखें तो शौरसेनी का कोसल दिया है। कोसल माने अयोध्या क्षेत्र, अयोध्या का, लेकिन शौरसेनी जो है वो सूरसेन मथुरा के क्षेत्र में ये प्राकृत बोली जाती है, इसलिए ये नहीं होगा। महाराष्ट्री के लिए मगध बताया, मगध बिहार में है और मगध जो क्षेत्र है वो मागधी के लिए जाना जाता है, महाराष्ट्री के लिए नहीं, तो ये भी गलत होगा। अर्धमागधी पूर्वी बोलियों का जो क्षेत्र है, लेकिन इसमें इसके साथ केंद्र दिया है विदर्भ, तो विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र में है, तो पूर्वी बोलियां बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, तो ये भी नहीं होगा। पैशाची जो है वो सिंध और पंजाब के क्षेत्र में बोली जाती थी, इसलिए ये सही होगा, इसका केंद्र के साथ इस बोली का मिलान सही है। ठीक इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं बोलियों और भाषाओं से। आगे हम देखते हैं भारतेंदु जी के बारे में। आपने उनकी रचनाओं के बारे में, उनके नाटकों के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। अब आपको ये तलाशना है कि उनकी काव्य की विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन है देशभक्ति और राजभक्ति का योग, खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार, नए नए विषयों की ओर उन्मुखता, परंपरागत भाषा एवं छंदों का उपयोग। तो देखिए, देशभक्ति और राजभक्ति का योग दिखाई पड़ता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में और उस दौर के लगभग सभी कवियों में। खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार, नए नए विषयों की ओर उन्मुख दिखाई पड़ती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं। परंपरागत भाषा और छंदों का उपयोग भी वे करते हैं। खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार संभव नहीं हो पाया था भारतेंदु युग में, क्योंकि इस दौर में भारतेंदु भी ब्रजभाषा में ही कविताएं लिखते थे। गद्य तो खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन कविताएं जो थी वो ब्रजभाषा में लिखते थे, इसलिए खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार नहीं हो पाया था भारतेंदु के समय में, तो ये उनके काव्य की विशेषता नहीं होगी। खड़ी बोली का जो काव्योचित परिष्कार था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ हुआ, तो ये जो है विशेषता उनके काव्य की नहीं है, इसे ध्यान रखिए। देखिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको गंभीरता से अपने विषयों को और प्रश्नों को देखना होगा। अगला प्रश्न है, निजता के अतीव आग्रह के कवि कौन हैं? निजता के, ठीक, तो निजी अनुभूतियों के, तो कौन? रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय। तो निजता के अतीव आग्रह के जो कवि हैं वो हैं अज्ञेय माने जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आया था कि मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद नाम की कविता का ये अंश है। यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, आपकी पंक्तियाँ भी तैयार रहेंगी। यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद से है। अब इस उपर्युक्त काव्यांश में अंतिम पंक्ति में क्या व्यंजना है? अंतिम पंक्ति है मेरे देश की संसद मौन है, इसकी व्यंजना क्या है? ऑप्शन है इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, इस प्रश्न का जवाब ढूंढना मुश्किल है,
यह प्रश्न कार्यसूची में नहीं है, यह प्रश्न न्यायपालिका के दायरे में आता है। अब ये तीसरा आदमी यानी कि एक रोटी बेलता है और एक रोटी से खेलता है, तो इस तरह का जो एक कविता थी तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि मेरे देश की संसद रोटी से खेलने वालों पर मौन क्यों है। तो इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कविता में विचार ये नहीं बताया जा रहा है कि विचार किया जा रहा है। इस प्रश्न का जवाब ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। दरअसल संसद की कार्यसूची में ही ये प्रश्न नहीं है, इसलिए अंतिम पंक्ति यही बताती है कि मेरे देश की संसद का मौन होना मतलब वो इसे अपनी कार्यसूची में मानता ही नहीं है कि हमें रोटी से खेलने वालों जो तीसरा व्यक्ति रोटी से खेल रहा है। एक तरफ गरीब देश की गरीब जनता है, एक तरफ किसान है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन बीच में रोटियों से खेलना, बाजार खेल रहा है, सत्ताएं खेल रही हैं। तो उस पर मेरे देश की संसद मौन क्यों है? इसलिए मौन है कि यह प्रश्न कार्यसूची में नहीं है, मानते ही नहीं है कि कार्यसूची में नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, शिवशंभू के चिट्ठे और वायसराय का कर्तव्य शीर्षक निबंध में बाल मुकुंद गुप्त ने उस समय के भारतीयों की जनसंख्या कितनी बताई है? तो शिवशंभू का चिट्ठा और वायसराय का कर्तव्य बाल मुकुंद गुप्त जी की निबंध है। इसमें भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? 30 करोड़, 32 करोड़, 34 करोड़, 35 करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 30 करोड़। इस निबंध में 30 करोड़ भारतीयों का जिक्र है। अगला प्रश्न है, नैन चुवहि जस महावट नीरू, तोहि बिनु अंग लाग सर चीरू। टप टप बूंद परहि जस अस ओला, बिरह पवन होई मारै झोला। नागमती वियोग खंड से, जैसी ग्रंथावली से ये है। नागमती वियोग खंड की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में किस महीने का वर्णन है? तो ऑप्शन जो दिए हैं उसमें से सही उत्तर होगा माघ। ये माघ महीने का, आप देखिए महवट, महवट माने मघवट, मघ, तो इसमें माघ महीने का जिक्र है। तो हमने इसे देखा है जैसी ग्रंथावली से। तो माघ महीने का जब वर्णन होता है तब ये इन पंक्तियों का वर्णन जैसी करते हैं। अगला प्रश्न है, रोज कहानी में जो समय 4 बज गए उसमें जिक्र आता है शाम के, तो उसमें जो आवृत्ति हर बात पे घड़ी की ओर जब वो देखती है, इतने बज गए, 11 बज गए, तो समय के अनुसार जो अपना वो काम करती है, उस आवृत्ति में क्या दिखाई पड़ता है? थकान का भाव, काम न निपटने का बोध, सामान्य सूचना, एकरसता का भाव। तो इसका जो सही उत्तर होगा एकरसता का भाव। उसका हर दिन घड़ी की सुइयों के हिसाब से चल रहा है कि 7 बजे पानी भरना है, 10 बजे खाना बनाना है, शाम को 4 बजे फिर नल आएगा तो फिर बर्तन साफ़ करना है, ज़रा भी देर हो गई तो नल से पानी आना बंद हो जाएगा। तो इस तरह का जो एक उसका जीवन चक्र बंध चुका है घड़ी की सुइयों के बीच में, तो एकरसता का भाव है, एक रस हो गया है उसका जीवन। यानी जो एक जीवन के विविध रूप होते हैं वो नहीं होकर के पूरी तरह से जीवन एक रस हो गया। इस कहानी में ये मिलता है। हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे उसमें रोज़ कहानी के जो नोट्स थे उसमें आपको ये मिलेगा कि एक रसता के भाव से वो पीड़ित रहती है। अगला प्रश्न है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी संघ यह काम करे कि हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे और भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके हिंदी। उपयुक्त व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 351। अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है हिंदी भाषा के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, अश्वघोष की रचना पर आधारित नाटक है। तो हमने पिछले ही वीडियोज़ में जब प्रश्नों की बात की थी प्रैक्टिस सेट में, तो हमने वहाँ पर बात किया था अश्वघोष के सौरानंद पर आधारित जो नाटक है वो है लहरों के राजहंस, और इसे मोहन राकेश जी ने लिखा हुआ है। तो अश्वघोष की रचना पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो हमने हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा में पूछे गए 10 प्रश्नों का ये सेट लेकर के आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी बनाई जा रही है। लगभग सभी आयोगों में अब गंभीरता से प्रश्नों को बनाया जा रहा है। जो चलताऊ प्रश्न थे, जो वन लाइनर टाइप के बहुत ज़्यादा कि इसका प्रकाशन कब हुआ, उसका प्रकाशन कब हुआ, इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स लगाई गई हैं उन टेक्स्ट बुक में डिटेल में जा कर के अब प्रश्न बन रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से भी टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा।
फिर एक नए वीडियो में हम जो बाकी पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से पूरा का पूरा हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।